नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे कि योगाभ्यास के दौरान हम अपनी श्वास का क्रम कैसा रखें, क्योंकि श्वास को एक व्यवस्थित ढंग से अगर जब नहीं अपनाया जाता है तो वह योग नहीं कहला जाता, फिर वह एक व्यायाम का रूप ले लेता है। बहुत सारे चीज़ों में आप अभ्यास करते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे बहुत सारे जिम का भी अभ्यास करते हैं, बहुत सारे लोग जुम्बा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो शारीरिक स्तर पर की जाती हैं, तो उनको करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव और उसको आप तब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि योगाभ्यास सबसे अलग है। क्यों अलग है? कारण एक है क्योंकि इसमें आपको श्वासों का ध्यान रखना होता है। श्वास का क्रम कैसा है, श्वास ले कैसे रहें और छोड़ कैसे रहें, उस पर विशेष ध्यान रखना होता है योगाभ्यास के क्रम में। बहुत सारे लोग बहुत ही दीर्घ काल से अभ्यास करते हैं परंतु उनको जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस श्वासों के क्रम को कहीं ना कहीं असंतुलित व्यवस्था में करते हैं, इस कारण से वो परिणाम नहीं मिल पाते। तो आपको श्वासों के क्रम में दो बातें आपको महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है। पहली, जो आप श्वास की जो दो प्रकृति, आप जब आसन को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी योगाभ्यास को कर रहे हैं, तो दो प्रकृति आपको जाननी चाहिए। एक है आपका चेस्ट ब्रीदिंग, दूसरा है आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दो तरह की ब्रीदिंग को आपको विशेष रूप से समझना होगा। जब भी अब चेस्ट ब्रीदिंग कब करें और एब्डोमिनल ब्रीदिंग कब करें, तो उसके विज्ञान को आप समझिए। जब भी आपको शरीर को शिथिल अवस्था में ले जाना हो, संतुलन की अवस्था में ले जाना हो, बहुत ही काम ले जाना हो, आपके मस्तिष्क को शांत करना हो, बॉडी शरीर के मोमेंट को शिथिल करना हो, तो आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है। जब भी आप रिलैक्सेशन की अवस्था में होते हैं तो अब आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कराया जाता है। लेकिन जिस स्थिति में आप आसनों को होल्ड कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको चेस्ट ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रेथ लेते रहना है। तो वो आपके संतुलन और स्ट्रेंथ भी देगा वह आसन, और उसके प्रभाव भी मिलेंगे। क्योंकि अब जब इस स्थिति में, जिस स्थिति में आप आसनों को, किसी भी आसन को, जैसे कि वीरभद्रासन ले लिया जाए, वीरभद्रासन में अगर आप होल्ड कर रहे हैं और उस स्थिति में अगर आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग करेंगे तो आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, और अगर ब्रेथ को रोक लेंगे, ब्रेथ को होल्ड कर देंगे, तब भी आप ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो जो आसन का जब ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, जो अब आसन का प्रभाव है वो आपके शरीर पे नहीं दिखेगा। इसलिए आपको चेस्ट ब्रीदिंग करना होता है, शॉर्ट ब्रेथ करते रहना होता है आसनों के होल्डिंग की अवस्था में। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैं एक और भी वैज्ञानिक कारण बताऊं, जब आप चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं किसी भी आसन के, जैसे कि जब आसन को करते हैं तो ऐसा बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण ये भी है कि आपके टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं। जब आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलना चाहते हैं, तब आपको, जब आपने ब्रेथ को होल्ड कर रखा है, तो वो टॉक्सिन्स ब्रेथ के माध्यम से और उन टॉक्सिन्स को बाहर निकलने में बहुत ही असुविधा होती है, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में ही इकट्ठा होते हैं, तो भी एक समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि जब आप आसन को होल्ड कर रहे हैं तो टॉक्सिन्स जब बाहर निकलना चाहते हैं, तो अब आप शॉर्ट ब्रेथ जब आप करते हैं तो अधिक मात्रा में आपकी जो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी होती है, और आपके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। क्योंकि मसल्स के और प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप उसमें प्योरिफिकेशन प्रोसेस चलती है तो आपकी जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकलती हैं, और जो शुद्ध वायु है वो धीरे से प्रवेश करती है आपके पूरे शरीर में। तब उनको पोषण भी मिलता है, और वो जो शोधन की क्रिया है वो भी बहुत ही व्यवस्थित रूप से होती है। इसलिए इन दो ब्रीदिंग को आप विशेष ध्यान रखेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग कब करना है ये आपको बताया गया है। इसको नियमित रूप से अपने अभ्यास के क्रम में इसको जोड़ें और इसके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।